Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning to all. So it is a nice weather outside. It's raining hard. You must all be enjoying. Okay. So our today's topic is second order derivative. Before that, if there is any doubt in the previous sections in any topic, concept, or question, you can freely ask. Otherwise, we will move forward towards the second order derivative, the new topic. No doubts? Homework done. Question number 9. Question number 9 हो गया बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So mark the heading second order derivative. Do one thing. Rather mark the heading higher order derivative and not second order derivative. We will understand what is it, है ना? Higher order derivative. अब हायर ऑर्डर में फिर सेकेंड ऑर्डर पे आ जाएगा और उससे और ज्यादा हायर ऑर्डर पे आ जाएंगे. ना कि वो कोर्स में नहीं है सेकेंड ऑर्डर ही है, लेकिन एटलीस्ट हम मीनिंग तो समझेंगे. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मार्क कर लिया हेडिंग सभी ने? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. देखो बेटा, तो लेट अस स्टार्ट विथ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. देखो, जब हमने सीखा था कि y इक्वल्स टू, सपोज करो से फॉर से एनी फंक्शन y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, लेट अस से, और हमने इसको डिफरेंशिएट किया, मींस इसका डेरिवेटिव निकाला. हमने इसका dy बाय dx निकाला. तो dy बाय dx क्या निकला था? dy बाय dx होता क्या है? dy बाय dx को हमने सिंपल लैंग्वेज में सीखा था. इट इज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, कि x की रिस्पेक्ट में y किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. इस रेट ऑफ चेंज को ही तो कहते हैं हम डेरिवेटिव. अब अगेन जब ये रेट ऑफ चेंज हमने निकाला तो ये क्या आया? 3 4 12x स्क्वायर. यू कैन क्लियरली सी कि अगेन इट इज ऑल्सो ए फंक्शन. ये भी तो एक फंक्शन है, तो इसकी भी तो रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं. इसकी भी 12x स्क्वायर की भी तो मैं रेट ऑफ चेंज निकाल सकता हूँ. तो इसका फिर से मैंने रेट ऑफ चेंज निकाल दिया, इसी का ही है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो फंक्शन है ऑफ 12x स्क्वायर, इसका फिर से मैंने रेट ऑफ चेंज निकाल दिया. जो क्या आया, वापस इसको डिफरेंशिएट कर दो. कंसीडर करो ये भी एक फंक्शन है 12 24x. ठीक है, एंड इसको अभी हम एक बार में लिख देता हूँ, फिर अभी सारे नोटेशंस बताएंगे. इसको हम डिनोट कराते हैं d2y अपॉन dx2 या d2y अपॉन dx स्क्वायर. ठीक है, अगेन यू कैन सी कि 24x भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है. ठीक है, तो जो भी फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज निकाला जा सकता है. अगेन इसका भी रेट ऑफ चेंज आपने निकाल लिया, तो 24x का जो रेट डेरिवेटिव आता है होता है 24. ठीक है, इसको कैसे डिनोट कराएंगे? d3y अपॉन dx3. अगेन यू कैन सी कि ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है. अरे 24 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका फिर से रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो क्या? 0. वो क्या हो जाएगा? d4y अपॉन dx4. तो ये जो हमने डेरिवेटिव के ऊपर डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव निकाले, तो इनको कहते हैं हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये और इस तरीके से आगे हम कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो जो हम जनरली कहते हैं ना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वो बाय डिफॉल्ट इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो हम इतने दिन से इस
चैप्टर में जो डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे 5.6 एक्सरसाइजेस तक जो हमने निकाले हैं वो सब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। उसको कहने की जरूरत नहीं कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, बाय डिफॉल्ट वो डेरिवेटिव है तो वो फर्स्ट ऑर्डर ही डेरिवेटिव है। उसके बाद फिर हम सेकंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे कोर्स में केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो हम क्वेश्चंस में तो केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन नॉलेज वाइज आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर इस तरीके से डेरिवेटिव्स और भी हो सकते हैं। समझ आया बेटा? क्विक इंट्रोडक्शन हमने दिया कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, सिंपल सी बात करूं, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव। बोलो बच्चों, समझ आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। कनिष्का माइक ऑफ करो, कनिष्का जैन। बोलो कनिष्का माथुर। सर सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, ये जो ऑर्डर है हम्म ये डी की डिग्री देख के बोला गया है ना कि डी पे जब स्क्वायर था तो मुझे सेकंड हम्म बोला, जब वन था तो उसे फर्स्ट बिल्कुल बोला। ऑब्वियसली, तो वो दोनों पे लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, नीचे भी लग रही है। ठीक है, अब वो बताए, अब वो नोटेशन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि नोटेशन कैसे हम रखते हैं। अभी हम आप पहले मीनिंग समझो। मीनिंग है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स फंक्शन के डेरिवेटिव के डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। समझ गए? ये तो हो गया मीनिंग। अब नोटेशन वोटेशन अभी सब मैं लिखवा दूंगा ना, कि सेकेंड ऑर्डर को तो किससे डिनोट कराएंगे, थर्ड को किससे डिनोट कराएंगे, फोर्थ को किससे डिनोट कराएंगे, क्या क्या सिंबल्स हैं, क्या क्या साइंस है, सब कुछ। ठीक है? यस सर यहाँ सर। पे मतलब पावर ही है ना? हाँ ये पावर ही है, पावर ही है, लेकिन ये बोलने का तरीका है, ये बोलने का तरीका है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम ऐसे बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे बोलते हैं। अगेन यहाँ पे d2y कोई अलग चीज एंड dx2 कोई अलग चीज नहीं है जिसको मैं जिस किसी से डिवाइड करा रहा हूँ। इट इज द नोटेशन। अभी और नोटेशन भी है इसके, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ तक क्लियर है, छोटी मोटी बातें। तो फिर हम इसको अब मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करते हैं, दो चार लाइनें लिखते हैं। क्लियर है बच्चों कि हम कैसे डेरिवेटिव यस का सर। डेरिवेटिव फिर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना? अच्छा, इसका ना एप्लीकेशन वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव का भी एप्लीकेशन आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी एप्लीकेशन आएगा, जहाँ पे अपन मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, है ना? और वैसे आप फिजिक्स पढ़ते ही हो, सब साइंस में के स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो आपको पता है कि है ना वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को हम वापस डिफरेंशिएट कर दें तो आ जाता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वापस हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिलती है जर्क। ये सब चीजें आप मोशन में पढ़ते होंगे, है ना? तो वही ही वहां पर भी इस चीज का, फिजिक्स में तो ऑब्वियसली इसका क्या कहते हैं है, मतलब एप्लीकेशन है, लेकिन प्रैक्टिकली और जगह भी इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज तो आप किसी भी चीज का निकालोगे ना, जरूर तो नहीं कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में निकालोगे। सपोज करो कई बार कॉमर्स वाले बच्चे कहते हैं सर हम इनको क्यों पढ़ें भाई, कॉमर्स हमारा क्या काम, हम फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। लेकिन आप कॉमर्स को पढ़ते हो, कॉमर्स में आपको ये देखना होता है कि प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वहां पर भी रेट ऑफ चेंज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, क्योंकि कई बच्चों के माइंड में बात आती है सर ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो वो अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। इसलिए उस चीज पे ज्यादा फोकस मत करना, बस आप इतना याद रखना कि इसका एप्लीकेशन है ना? एक नहीं, तीन चार एप्लीकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लिख लेते हैं इसको, है ना? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिए। सपोज सपोज a function is given as a function is given as function is given as y equals to fx। ये हमको कोई फंक्शन गिवन है ना? बिल्कुल सिंपल एंड देसी भाषा में लिखवा रहा हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसा ही लिखवा रहा हूँ, ताकि कुछ अलग से टेक्निकल, और इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल जैसी चीज भी नहीं है बेटा, है ना? जिसको अपन लिखें तो वैसे ही लिख लेते हैं। फंक्शन इज गिवन एज y इक्वल्स टू fx, then when we differentiate
when we differentiate the given function y, the given function y with respect to x, we obtain, yeah, we obtain the first order डेरिवेटिव। वहां पे हमको जो चीज मिलती है उसको हम इतने दिन से डेरिवेटिव बोल रहे थे, लेकिन इट इज एक्चुअली द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर, इट इज एक्चुअली द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। और which we which we simply say which we simply say the derivative, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंपली हम डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, say the derivative, which we simply say the derivative। Now we can see that, now we can see that the derivative obtained is again a function, the derivative obtained is again a function। So when we again differentiate it, when we again differentiate it with respect to x, again differentiate it with respect to x, we obtain the second order derivative, second order derivative। When we again differentiate it with respect to x, then we obtain the second order derivative, and this process can go further to the third order derivative and again to the fourth order derivative, which are called the higher order derivatives। These are actually called the higher order derivatives। When we again we obtain the, लिख लिया यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक हो गया। and and the process can be continued further to obtain the third order derivative। ना कि हम हमारे कोर्स में भी निकालेंगे नहीं थर्ड ऑर्डर, the third order derivative, the third order derivative, comma the fourth order derivative, order derivative, and so on and so on। ठीक है ना, इनफाइनाइटली निकालते ही जाओ, कोई नहीं रोकेगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब एक चीज है लेकिन यहाँ पे, द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक चीज और यहाँ पे कहने लायक है कि प्रोवाइडेड दे एग्जिस्ट, क्योंकि डेरिवेटिव कई बार एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी देखी थी ना, कि डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ फंक्शन, यानी कंटिन्यूस नहीं आया कुछ ऐसा।
तो निकालोगे तो डेरिवेटिव तो तब निकालोगे ना जब वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएट तो तब करोगे। तो वहां लिख लो एंड सो ऑन प्रोवाइडेड दैट दे एग्जिस्ट, एंड सो ऑन प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट मतलब शर्त है, ये क्या शर्त है, दैट दे एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। बोलो बच्चों, यहाँ तक लिख लिया। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। हम्म, तो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है मैंने, बिल्कुल जिस लैंग्वेज में आपसे मैंने बात करी, इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को, उसी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल लिखवा दिया है, so that you don't feel difficulty while revising or making understanding of the topic। चलो नोट डाउन कर लिया। अब इसके नोटेशंस लिख लो और सीधे एक्सरसाइज पे आ जाओ। और एक्सरसाइज भी इसकी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। एक्चुअली डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में तो मैं डिफिकल्ट मानता ही नहीं हूँ। डिफरेंशिएशन की जो डिफिकल्टी लेवल शुरू होती है वो नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होती है, जब उसके एप्लीकेशन की बात होती है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर में बेसिकली, तो इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर वो ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं दिए उसने, इसलिए जान करके डिफिकल्ट टॉपिक्स, मत क्या कहने का मतलब, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दी, क्वेश्चंस इजी दी। लेकिन यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वो तो मैं ही करवा रहा हूँ, फिर आप क्या कर रहे हो। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ही होमवर्क देता हूँ, बाकी सारे मैं ही करवा रहा हूँ। आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे करोगे, कई सारी बुक्स हैं। प्लस इसी चैप्टर में जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं, उनको भी देख सकते हो, एग्जाम्पल्स देख सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लो, नहीं तो है ना। आरएस या आरडी तो क्या थोड़ी सी हाई लेवल हो जाती है, अगर आप पॉप अप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, हो गया नोट डाउन। बोलो, हो गया यहाँ तक नोट डाउन सभी का। सर जब तक डिफरेंशिएट करते हैं ना तब तक जीरो ना आ जाए। देखो जीरो इज अगेन एक कांस्टेंट फंक्शन, और जीरो का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो आ सकता है, कर ही जाओ। तब तक डिफरेंशिएट करते हैं तब तक फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो किसने कहा भाई जीरो डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो डिफरेंशिएबल है बिल्कुल, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन भी जीरो ही आएगा, डेरिवेटिव भी जीरो आएगा, अगेन जीरो आएगा। ठीक है। कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं थे, जैसे कि मॉड एक्स, इस तरीके के फंक्शन है ना, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, या फिर फंक्शन अगर दो जगह डिफाइंड है, एक्स इज इक्वल्स टू ऐसे करके, पहले कुछ और डिफाइंड है फिर कुछ और डिफाइंड है, इस तरह के फंक्शंस जो टूट रहे थे, कंटिन्यूस ही नहीं थे, वो डिफरेंशिएबल नहीं थे। बाकी सारे फंक्शंस डिफरेंशिएबल है करीब करीब ऑलमोस्ट। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जीरो ही लाना है एंड तक। जीरो इज अगेन डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है ना। ठीक है तनिषा, हेडिंग डालो नोटेशन। यस सर। नोटेशंस, अब इनको डिनोट कैसे कराते हैं। तो एक बार मैं बात करूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जो हम डिनोट कराते थे, किस किस लेटर से डिनोट कराते थे, फिर उसी से सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कैसे कैसे डिनोट कराते थे। इसके लिए हम जो नोटेशंस यूज करते थे वो थे वाई डैश, या सबसे जो कॉमनली यूज होता है वो है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, कॉमा वाई डैश भी लिखते हैं हम, है ना, कॉमा एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, वाई डैश या एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। अच्छा, वाई वाई वन भी लिखते हैं, नीचे नीचे की साइड वन लगा दिया। ठीक है, या फिर कैपिटल डी और नीचे वाई, ऐसे भी लिखते हैं ना। ये सारे नोटेशंस हैं डेरिवेटिव को शो करने के, जो अभी तक हम निकाल रहे थे वो सब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, इन्हीं से मैं नोटेशंस बनाता हूँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
ठीक है ना। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे थे, ध्यान से सोचो, हम डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन कर रहे थे, यही कर रहे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन, जो कि आ गया डी वाई बाई डी एक्स, जो कि क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इस फंक्शन का अगेन डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव निकालने का मतलब तो डी बाई डी एक्स करना ही है ना, ऑफ दैट फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हो, अब आप पहले वाई का कर रहे थे, अब डी वाई बाई डी एक्स का कर रहे हो। तो ये इसको इससे कंबाइन करके जो नोटेशन बनाया गया वो ये बन जाता है डी टू वाई, या डी स्क्वायर वाई भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डी एक्स स्क्वायर। ये एक टू और एक टू यहाँ आ जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी। अब इसका भी डी बाई डी एक्स करोगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो हो जाता है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, और इस तरीके से प्रोसेस चलता जाता है। जो भी ऑर्डर होगा डी के पावर में और नीचे एक्स की पावर में, वही ऑर्डर आपको दिखाई देगा, वही नंबर दिखाई देगा। ऑर्डर थ्री है तो थ्री दिखाई देगा, फोर है तो फोर दिखाई देगा। इस तरीके से ये डिनोट किया जाता है। तो आ जाओ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो नोटेशन है वो है डी टू वाई या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉमा वाई डबल डैश, सिंगल डैश की जगह डबल डैश, एफ डबल डैश एक्स। अच्छा वाई वन लिखा था, वाई टू नीचे वाई टू, और डी वाई को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई। तो ये सारे नोटेशन, सर यहाँ पर कैपिटल डी क्या है? वही डेरिवेटिव, ये शायद हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, ये वही है डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसका मतलब भी वही है, डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब ये सेकंड ऑर्डर हो गया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, ये यूलर्स नोटेशन है। यूलर्स जो थे ना, जिन्होंने यूलर नंबर दिया, उन्होंने अपने लैंग्वेज में डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट किया था। तो ये भी वही डेरिवेटिव ही है, कंफ्यूज मत हो जाना ना ये क्या चीज आ गई। हमने जनरली क्या यही यूज किया, ये यूज कर लिया होगा या ये यूज कर लिया होगा, या ये लास्ट के ये दो हमने जनरली यूज नहीं किए। हालांकि ये तो इतना ज्यादा हम यूज करेंगे भी नहीं, ये तो आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन ये फिर भी यूज होने वाला है अभी। ये वाई वन वाई टू, वाई वन वाई टू, ये फिर भी अभी यूज होने वाला है। चलो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बना दो, फिर एंड सो ऑन हो जाएगा ना नोटेशन के फॉर्म में। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ बोलो, फर्स्ट वाले का कैसे बनेगा, सेम उसी पैटर्न में, डी थ्री वाई डी क्यूब वाई या डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश डैश वाई ट्रिपल डैश डैश डैश, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स डैश 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 एक्स, वाई थ्री, इसकी पूंछ में लिखते हैं, याद रखना थ्री, है ना, ऐसे मत लिख देना वाई थ्री, वाई इसके पीछे पूंछ में टेल में लगाएंगे हम थ्री, एंड द लास्ट वन विल बी डी क्यूब वाई, राइट, डी क्यूब वाई। सर बोलो। सर यहाँ पे नीचे डी स्क्वायर नहीं आता क्या? नहीं आता, क्योंकि देखो हम जनरली क्या करते हैं, डेरिवेटिव जो ऑपरेटर है हम इतना मानते हैं, ठीक है, डी बाय डी एक्स, ये ऑपरेटर के फॉर्म में आता है डेरिवेटिव। तो वहां पे इसको एक सिंगल लेटर मानते हैं, इसको एक सिंगल लेटर मानते हैं। तो जो स्क्वायर और क्यूब होता है वो इस सिंगल लेटर का, ये सिंगल लेटर है, ये डी एक्स क्या है, सिंगल लेटर है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ऑपरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो डी एक्स एक सिंगल लेटर है, इसका एक मीनिंग है। मतलब एक्स क्यों लगाया है आगे मैंने, ऐसा नहीं है कि डी का अलग मीनिंग है एक्स का अलग मीनिंग है, डी एक्स पूरे का एक मीनिंग है कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आ जाइए फिर क्वेश्चन पे, इतना ज्यादा इसमें डिस्कस करने लायक है नहीं, फिर भी अगर कोई माइंड में कोई क्वेरी डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.7। चले, कोई डाउट? नो, ओके चलो। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ खास आपकी बुक में भी नहीं है, बस वही कि फिर से हम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। देखो
dy बाई डी एक्स पहले हो गया था, उसके ऊपर फिर से dy बाई डी एक्स लगा दिया, उसके ऊपर फिर से dy बाई डी एक्स लगा दिया हमने। तो ये एक तरीके से d और d दो बार हो गए और dx दो बार हो गए, ऐसे मानो d और d दो बार, dx दो बार। dx पूरी एक चीज है ना, d अलग और x अलग नहीं है, dx पूरी एक चीज। तो d और d दो बार तो d स्क्वायर, dx दो बार तो dx स्क्वायर। किसका? वही y का। ब्रैकेट में भी लिख देते हैं कई बार, और कई बार ब्रैकेट हटा के सिंपली लिख देते हैं y। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, जल्दीबाजी में हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू है ना। वैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही होता है होने में तो। ठीक है, देखो ये सारे नोटेशंस आपको यहाँ पर भी गिवन है, इफ यू कैन सी। डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर वाई, वाई डबल डैश, वाई के टेल में टू। ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज नंबर 5.7। मैक्सिमम मिनिमम निकालने में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव काम आएगा। Okay, students. So let us start exercise number 5.7 of our NCERT book. Find the second order. Let us read the question first. Find the second order derivative of the functions given in exercise 1 to 10. तो 1 to 10 is quite easy. जल्दी जल्दी निकाल लेंगे हम। ओरली भी निकाल सकते हैं वैसे है ना। 1 to 10 काफी इजी है आपकी एक फ्लो बनाने के लिए, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। फिर 11th से कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू होंगे, कुछ आने लायक, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन शुरू होंगे। ऑब्वियसली ये 1 to 10 से तो कोई आने वाला है नहीं, ये तो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन जो भी फंक्शन गिवन है उसको हम y मान लेते हैं। लेट y बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। लिखो जल्दी से। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x और dy बाई डी एक्स निकाली जल्दी से। आप कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो आपको लिखना पड़ेगा ना। डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get y becomes dy by dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, dx का डेरिवेटिव 3, 2 का 0, which ultimately gives me 2x plus 3। ठीक है, अब dy by dx आ गया 2x plus 3। now we have dy by dx 2x plus 3 है हमारे पास। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to y, we get। अब क्या कर रहा हूं मैं, अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगा रहा हूं किस पे, जो भी चीज मौजूद है। एलएचएस में क्या मौजूद है, बोथ साइड्स करेंगे ना हम, इसको भी और इसको भी। तो एलएचएस में क्या मौजूद है, डी वाई ओवर डी एक्स। एलएचएस में डी वाई ओवर डी एक्स पुट अप करो और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो। सो वी कैन राइट इट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए 2x प्लस 3, तो 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, which gives me 2। ठीक है, तो implies डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। वहां पे नोट्स में हमने लिखी नहीं ये लाइन, आप चाहो तो लिख लेना नोट करके नीचे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ
ए गिवन फंक्शन, फंक्शन के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। सर सर इसका तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही 2 आएगा। गलत किया क्या हमने? देखो देखते हैं, हो सकता है गलत किया हो। नहीं, 2 क्यों आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, एंड तो बिल्कुल एक एक टर्म वाइज क्या है, 2 का होता है 0। ओके यस सर। ठीक है, तो ये इसमें 2x+3, फिर 2x+3 में हमने एक एक टर्म वाइज किया है, 2 + 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैच कर लो चाहे से पीछे से आप। हो गया बेटा? चले नेक्स्ट में, अब जल्दी सर जल्दी अब कहें। इसको 0 भी तो बना सकते हैं। हाँ, d3y/dx3 निकाल लो, अगेन डिफरेंशिएट कर लो, अगेन dy/dx ऑफ d2y/dx2 करोगे, जिसको हम अल्टीमेटली इस तरीके से डिनोट कराएंगे, dqy/dx3। तो 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, अगेन जो इसका डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, और फिर उसके बाद फिर 0 0 ही चलता रहेगा, आप कितना भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते जाओ, 0 0 ही कंटिन्यू होगा। ठीक है ना? यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x to the power 20, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x, मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा स्पीडली कर लेना या रफली कर लेना एज यू विश। x to the power 20, you have to differentiate it with respect to x, so dy by dx will become x to the power 20 का डेरिवेटिव बोलना जरा बच्चों। 20x to the power 19। 20x to the power 19, so easy, so we have dy by dx equals to 20x to the power 19. Again differentiating it with respect to x, we will get, अब 20x to the power 19 को डिफरेंशिएट करना है, so it will give me, देखो 19 नीचे आएगा पावर उतर के, देखो 20 तो कांस्टेंट है, इंटू 19 नीचे आएगा, और एक पावर और कम हो जाएगी, 18 हो जाएगी उसकी पावर, so it will give me 19 to the 38, 380 x to the power 18 is my final answer. You can match from the answer key, 380 x to the power 18. Note it down quick. If you want you can note it roughly also, फिर इजी से क्वेश्चन से घर जाके फिर से करके देख लेना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सर एक बेसिक कंफ्यूजन है। पूछ। सर जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट का डेरिवेटिव सेम ही रहता है क्या? इसका डेरिवेटिव करते ही नहीं है, केवल वेरिएबल पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं, ये सेम आ जाता है। अगर ये प्लस में है, क्योंकि ये 20 और x टू द पावर 19 अलग अलग टर्म्स नहीं है, अगर 20 प्लस x टू द पावर 19 होता तो ये अलग टर्म होती, अलग टर्म होती, तो अलग टर्म होती तो इसका अलग से करता मैं। ठीक है, ये अलग टर्म नहीं है तो इसका अलग से नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? और सर सपोज कि है ना इसके कांस्टेंट की जगह कोई एक सिंगल वेरिएबल आ जाए तो मल्टीप्लाई में, तो फिर उसका क्या होगा? देखो अगर y आ जाता है या कुछ और वेरिएबल आ जाता है, जैसे y आ जाता है ना, तो फिर y इंटू एक्स टू द, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ आई? एक्चुअली देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगा है, पर वो छुपा हुआ है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और 20 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 इंटू दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, लगा दिया, प्लस अब पहला वाला फंक्शन एज इट इज 20 एज इट इज, और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 19x टू द पावर 18। अब ये तो 0 हो गया ना, तो आया तो अल्टीमेटली वही। तो प्रोडक्ट रूल एक्चुअली वहां पर भी लगा है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, क्योंकि 20 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो फिर सिंपली हमने एक पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया है कि मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज लिखो और बचे हुए का डेरिवेटिव निकालो। समझे? यस सर। एनी अदर डाउट?
नो सर। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अब देखो आगे है प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, ये एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, देखते हैं इसको। एक्स इंटू कॉस एक्स, लेट वाई बी एक्स इंटू कॉस एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो x और cos x, इसको u उसको v मानेंगे, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 इंटू कॉस एक्स एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस साइन एक्स। माइनस का साइन x, तो इट विल गिव मी 1 इंटू कॉस एक्स इज कॉस एक्स, एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया मेरा, है ना? cos x minus x sin x is my first order derivative here. अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालो। देखो अगेन यहाँ पे अब दो टर्म्स हो गई है ना, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड द सेकंड टर्म इज दिस, तो cos x का तो डेरिवेटिव इजीली अभी हमने निकाला माइनस साइन एक्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अब देखो x साइन x अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो आप एक ब्रैकेट लगाओ, क्यों लगा रहा हूँ मैं ब्रैकेट? बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन बिफोर, तो माइनस साइन में फिर अगले साइन भी चेंज होंगे, सो विल पुट अ ब्रैकेट हियर। अब एक्स साइन एक्स को हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तो वही सेम एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इट विल गिव मी माइनस साइन एक्स, अब अंदर के साइन भी बदल देना, माइनस 1 इंटू साइन एक्स, फिर वापस माइनस प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स विल गिव मी माइनस 2 साइन एक्स, राइट? माइनस एक्स कॉस एक्स। मैच करना पीछे, आंसर यही है क्या? यस सर। -2 sin x minus x cos x. This is our final answer. This is the second order derivative of the above given function. Answer. Any doubts? बोलो, कोई डाउट्स? नो सर। नो। चले आगे फिर। log x, log x, अब देखो यहीं पे कर रहे हैं हम फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना? log x का मैं ओरली कर सकता हूँ। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेला? बोलो बेटा, 1/x होता है, यस सर। और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। आंसर -1/x², यही होता है आंसर, इसका डेरिवेटिव होता है ना, कि नहीं होता है? बोलो तनीषा, 1/x का यही होता है, -1/x², या नहीं? यस सर। ओके, तो इसको तो कर लेना, अब आप होमवर्क मार्क कर लो। फिफ्थ वाला देखो, x³ इंटू लॉग एक्स, ये देखते हैं, है तो लेट वाई बी, इजी है वैसे वो फंक्शन भी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। x³ इंटू लॉग एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, ओ सॉरी एक्स। अब देखो बेटा, वही प्रोडक्ट रूल तो मैं फॉलो करूंगा, ध्यान से करना। दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माई सेकेंड फंक्शन। सबसे पहले x³, सबसे पहले हम क्या करेंगे? x³ के ऊपर x³ का डेरिवेटिव करेंगे, और सेकंड फंक्शन लिखेंगे एज इट इज। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है बोलना? 3x² 3x² मल्टीप्लाइड बाय log x एज इट इज, नो चेंज, प्लस अब x³ को लिख दो एज इट इज, इनटू अब log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x,
इसको हम कंपाइल करेंगे तो इट विल गिव मी 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस, अब देखो x से एक पावर कट गई, ये 2 ही रह गई पावर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर. So it is my first order derivative here. 3x square into log x, 3x square into log x plus x square. और फिर अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है. प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. लेट अस सी. तो 3x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव, ओ सॉरी, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, है ना. तो वही सेम चीज जो ऊपर की हमने, पहले 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लॉग एक्स है, तो बोल दो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, और इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है दोनों पे. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, log x will be written as it is. अब 3x स्क्वायर will be written as it is and log x का डेरिवेटिव 1/x. ठीक है ना, ये तो हो गया इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद. प्लस अब आगे एक्स स्क्वायर भी है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये तो इसका डेरिवेटिव है, ये पूरी चीज तो इस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव है. अब प्लस अगला टर्म भी तो है, नेक्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x. अब इसको कंपाइल कर लो, तो इट विल बी 6x इंटू लॉग एक्स. अगेन यहाँ पे x से एक पावर मतलब स्क्वायर कट गया, इट इज 3x और 2x, 3x एंड 2x फिर ऐड होके क्या हो जाएंगे 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 5x. 6x इंटू लॉग एक्स प्लस 5x. और ज्यादा कंपाइल करना चाहते हो, x को ले लो कॉमन दोनों में से, इट विल गिव मी 6 log x प्लस 5. अगेन यू कैन राइट इट एज x कॉमन बाहर, 6 को x की पावर में चढ़ा दो, log x टू द पावर 6 प्लस 5. किसी भी फॉर्म में पीछे आंसर हो सकता है, आप चेक कर लो. चेक करो किस फॉर्म में आंसर. सर x कॉमन लिया वहीं तक ही है. बस उसको 6 को फिर ऊपर नहीं चढ़ाया ना, ये 6x की पावर में उन्होंने नहीं चढ़ाया, वो भी आप कर सकते हो. सर जब इसको इसकी पावर में ऊपर चढ़ा देंगे तब भी वापस जब आगे आएगा तब तो x की पावर 5 हो जाएगा ना. x की पावर 5 क्यों होगा, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा ना. अगर हम x टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा, इसके आगे तो ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम. x की पावर 6 x की पावर 6 ही रहेगा ना बेटा, 5 क्यों होगा, बोलो. सर आपने ये इससे ये बनाया ना, एक बार समझा. देखो यहाँ पे x कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा 6 log x प्लस 5. 5x में से x कॉमन ले लिया ना, 5x में से भी x कॉमन ले लिया तो 5 बचा. और ये क्या है 6 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स, तो x को ले लिया कॉमन, क्या बचा 6 log x बच गया अंदर. अब हमने सीखा है ना, क्या सीखा है कि p log x इक्वल्स टू log ऑफ x टू द पावर p होता है. सीखा नहीं सीखा है, तो फिर ये 6 को हम x की पावर में भी लगा सकते हैं. यहाँ पे प्लस 5 तो अलग ही है. सर जैसे वेरिएबल्स में होता है. सर आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है बेटा. सर जैसे वेरिएबल्स में होता है कि x की पावर n-1 हो जाती है, तो वैसे यहाँ थोड़ी ना होता है. डेरिवेटिव करते हैं तब होती है, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है. यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ. x की पावर n का जब हम डेरिवेटिव करते हैं तब n नीचे आके और x की पावर n-1 हो जाता है. यहाँ पे मैं इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ. ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर log x की पावर p है तो p उससे पावर से प्रोडक्ट हो जाता है नीचे आके. तो जब वो पावर से प्रोडक्ट होता है तब वो p-1 थोड़ी ना होता है. मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा कि एक पावर कम कर दो, नो. जो पावर है वो की वही नीचे आएगी और वो जो पावर है वो की वही ऊपर जाएगी. ठीक है, यस सर. आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉग प्रॉपर्टी नॉट द डेरिवेटिव प्रॉपर्टी. डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में वो पावर माइनस होती है, तो इसका थोड़ा ना हम डेरिवेटिव कर रहे हैं.
ये तो हम बस इसको दूसरी फॉर्म में लिख रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके 6 को हमने इधर चढ़ा दिया, 6x⁴ क्लियर। वो भी इसलिए होता है, अच्छा वो भी क्यों होता है, log x⁴ का मतलब क्या है ये बताओ। log ऑफ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 1 2 3 4 5 6। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log x प्लस log x प्लस log x प्लस log x। प्रॉपर्टीज हमने इसको प्लस में मल्टीप्ली, एक प्रॉपर्टी सीखी थी ना, मल्टीप्लीकेशन टू सम प्रॉपर्टी, log x प्लस यस log x। कितने log x हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 6। 6 log x। तो बात तो वही हुई ना, 6 नीचे आ गया, चेक करो। सर इसको 1/x के टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्या? 1 log बाय, x को फर्दर 1/x। बेटा log x का अच्छा सर डेरिवेटिव उसका होता है, ये तो उसका यस डेरिवेटिव होता है। log x इज नेवर इक्वल टू 1/x, log x इज नॉट इक्वल टू 1/x। log x का डेरिवेटिव अगर मैं कर रहा हूँ तो इट इज इक्वल टू 1/x। तो मैं इसका डेरिवेटिव क्यों करूंगा, डेरिवेटिव तो जितना करना था कर दिया, तो बस उसको जितनी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यस सर। तो सारे डाउट सारे क्वेरीज क्लियर हैं अभी, यस सर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next two questions are of same pattern. You can see e⁴x sin 5x into sin 5x and e⁴6x into cos 3x. So it is the more difficult one. तो ये वाला मैं करवा देता हूँ, आप ये वाला होमवर्क मार्क करो, 6 वाला ना, ये कर लोगे तो वो उसी का छोटा पैक है एक तरीके से, ठीक है ना। तो हम बड़ा पैक कर लेते हैं, e⁴6x into cos 3x। मार्क करो क्वेश्चन। क्वेश्चन is e⁴6x multiplied by cos 3x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमको। प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो दो फंक्शंस कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज e⁴6x एंड द सेकंड वन इज cos 3x। तो मुझे बताओ e⁴6x का डेरिवेटिव क्या होगा। e⁴6x तो होगा ही, और फिर 6x का डेरिवेटिव भी होगा, कंपोजिट है तो उसका 6 होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁴6x का डेरिवेटिव 6e⁴6x, समझ आया। देखो e⁴6x का डेरिवेटिव तो e⁴6x ही होगा, इनटू अब 6x का भी तो डेरिवेटिव करोगे चेन रूल से, सो इट विल बी 6e⁴6x, ठीक है। बताइए कोई डाउट। सर e⁴6x का डेरिवेटिव 6x आएगा ना। e⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो मनीष। e⁴x। e⁴x तो फिर e⁴6x ने क्या बिगाड़ा है आपका, उसका भी तो सेम ही आएगा ना जब इसका सेम आ रहा है, लेकिन इसमें x है तो x का डेरिवेटिव तो 1 ही हुआ था, लेकिन 6x का डेरिवेटिव तो 6 होगा, ठीक है। बोलो, अभी भी कोई क्वेरी है क्या माइंड में। यस सर। यस सर। ठीक है, सेम एक बार तो एज इट इज लिख दो जो भी है, और फिर कॉम्पोजिट फंक्शन है अगर ऊपर पावर में तो उसका भी डेरिवेटिव करो, 6x का 6 होता ही है, मल्टीप्लाई करा दो, चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब ये तो केवल पहले वाले फैक्टर का प्रोडक्ट है, ओ डेरिवेटिव है, पहले वाले फैक्टर का डेरिवेटिव है, दूसरा वाला फैक्टर एज इट इज लिखना है, cos ऑफ 3x इंटू cos ऑफ 3x। अब प्लस, ठीक है ना, लेबनिज रूल में प्लस करते हैं, और फिर अब पहला वाला फंक्शन एज इट इज लिख दो e⁴6x एज इट इज, इनटू अब cos 3x का डेरिवेटिव बोलो, तो वही सेम चीज, अगर ये cos x होता तो डेरिवेटिव माइनस साइन x होता, तो cos 3x है तो डेरिवेटिव माइनस साइन 3x होगा, और अगेन 3x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल विल बी 3। ये चीज समझ में आई, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। कंपाइल करके लिख रहा हूँ मैं, 6e⁴6x नीचे ही लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे फिर स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 6
e to the power 6x into cos 3x, और प्लस माइनस माइनस कर दो माइनस। अब 3 को पहले लिख दो, 3 e to the power 6x into sin 3x. This is my first order derivative of the above given function. इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है अभी मुझे। यहाँ तक पहले बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ। बोलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? सर ये स्टार्टिंग में 6 कैसे आया? 6 6x का डेरिवेटिव किया ना बेटा। चलो, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ये बताओ, e to the y सर is, सर देख लो भाई, आप सभी देख लो, शुरू कर दिया है तो y is equals to e to the power 6x है। लेट, जैसे अपन कर रहे थे, t भी 6x, dt by dx हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो y क्या बन गया आपका, e to the power t। तो y डैश क्या होगा, यानी dy by dx क्या होगा, e to the power t का डेरिवेटिव dy by dx होगा, d नहीं, dy by dt क्या होगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू t करोगे आप चेन रूल में, जैसे अपन ने शुरुआत में किया था, e to the power t होगा। तो dy by dx कैसे निकालोगे आप, चेन रूल से dy by dt को dt by dx से मल्टीप्लाई करोगे। what is dy by dt, e to the power t, and what is dt by dx, 6 e to the power t, t को वापस ये सब्स्टिट्यूट करो, 6x आंसर। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, जिसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं 6 e to the power 6x, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो पुराने कॉन्सेप्ट को हम लिखना छोड़ देंगे हमारे क्वेश्चंस के बीच में। अगर यही क्वेश्चन केवल इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहता तो ये प्रोसेस फॉलो होता सारा, लेकिन अब ये क्वेश्चन इसको डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन के बीच में कहीं आया है, तो इसीलिए इसको अलग से चेन रूल से तोड़ के अलग से नहीं करेंगे, एंड टू एंड ऐसे डिस्कस करेंगे 6 e to the power 6। बोलो गर्ल्स, एनी डाउट? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये जो अपने पास अभी फंक्शन आया डिफरेंशिएट करने के बाद, इसको अगर अपन को अरेंज करना हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? देखो, उसका एक ऑर्डर है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा, अभी उस बात पे अभी उस चीज पे आप फोकस मत करो। एक ऑर्डर है मेरे पास, वो मैं भी आपको थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा ना। अभी तो आप ये याद रखो कि जो जितना छोटा है उसको पहले अरेंज कर लो, और जो जितना बड़ा है उसको बाद। पहले तो मुझे बताओ कि ये चीज में कोई क्लियर दिक्कत होना है किसी को? चेन रूल हम पहले करके आए कई बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है? सर ये सेकंड स्टेप क्या की थी? किसकी, कहाँ से, कहाँ से बोल के बताओ, कहाँ से, कौन सी जगह से? सर इसको डायरेक्ट 6 कैसे लिख दिया? अभी इधर भी तो 6 आया ना। अच्छा, इसको 6x को डेरिवेटिव 6 नहीं होता है क्या, बताओ? और सर 6e भी तो है। 6e, e कहाँ है? 6 अपन ने 6x को ओके d सर वो लिया, बी है, 6e लग रहा है। b है वो, b मतलब है ना, ये लो, अब इसको इक्वल टू है ना, t इक्वल्स टू 6x, t को 6x मान लिया तो y हो गया e की पावर t। इसको तो t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उसको x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो y जो है x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सर हाँ, सर हमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी इससे पहले तो कभी भी जो पावर आती थी उसका डिफरेंशिएशन नहीं किया। जैसे अभी ये e की पावर t थी तो यहाँ t dt अपॉन dx कहाँ किया? फिर यहाँ पे 6 का क्यों किया, 6x का? मुझे एक चीज बताओ, अभी तक जो पावर आई थी, हमारे पास कितने टाइप के फंक्शंस अभी तक हमने फॉलो किए? एक फंक्शन होता है इस टाइप का, देखो, एक फंक्शन होता है इस टाइप का, x टू द पावर n, या a लिख दो, कांस्टेंट है ना। एक फंक्शन होता है a टू द पावर x, एक फंक्शन होता है a टू द पावर a, और एक फंक्शन होता है x टू द पावर x। तो पावर का डिफरेंशिएशन वहां नहीं करते जब वो कांस्टेंट है, जब वो कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है। समझ में आई बात?
लेकिन अब वेरिएबल में मेरे पास कोई पावर में मेरे पास कोई वेरिएबल है, तो फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तो होगा ना बाय चेन रूल। फंक्शन के ऊपर फंक्शन लग रहा है ना बेटा, ठीक है। देयर इज वेरी वेरी मच डिफरेंस इन दीज टू एक्सप्रेशन। अगर मैं लिखूं x टू द पावर 3 और मैं लिख दूं x टू द पावर 3x, तो x टू द पावर 3 में तो 3 नीचे आएगा, और x टू द पावर 3x में 3x नीचे थोड़ा आएगा। x टू द पावर 3x का तो प्रोसेस ही अलग है ना। आप इसको भी इसकी तरह फॉलो करो तो ऐसे थोड़ा लिख सकते हो कि 3x को नीचे ले आया और x टू द पावर 1 कम कर दिया उसमें से 3x माइनस 1। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। इसको तो फिर लॉगरिथम लेके शुरू करते हैं हम, इसको तो लॉगरिथम से करते हैं। और कांस्टेंट की पावर है 3 टू द पावर 3x है, तो फिर उसमें तो लॉग आ जाता है। तो इन चारों का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस अलग है। इसका तो चलो ये तो कांस्टेंट है फिक्स, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है। बाकी इन तीन की बात करूं तो इन तीनों का डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ये लॉग में जाता है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जाता है, लॉग लेना पड़ता है बोथ साइड, और वो सिंपली हो जाता है ए टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर ए माइनस 1। ठीक है। तो पावर में अगर अगेन एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव होगा। द थिंग इज दैट। तो सर यहाँ पे लॉग ही नहीं लिया। कहाँ पे? तो ई के केस में हम लॉग कहाँ लेते हैं बेटा? दो तरह के फंक्शन बताए थे ना, सब भूलते जा रहे हो। ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव तो होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स लॉग ई, और लॉग ई 1 हो जाता है तो सिंपली हम ई टू द पावर एक्स ही लिखते हैं। तो बेस ई है इसलिए लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो लॉग ई 1 बन गया वहां पे। अगर ई के अलावा और कोई नंबर होता 3 4 5 6 7 8, ई के अलावा एनी नंबर होता तो फिर वो लॉग ए भी लगता साथ में। ओके सर। ठीक है। अगर यहाँ पे अभी यस सर। अगर यहाँ पे अभी ई की जगह कोई और नंबर होता, जैसे मान लो 3 होता, तो फिर इसका डेरिवेटिव होता एक एक बार तो 3 टू द पावर 6x इंटू लॉग 3, और फिर इंटू चेन रूल से 6x का होता 6, तो इट विल बी 6 लॉग 3 इंटू 3 की पावर 6 ऐसे होता। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ई है, तो ई है तो फिर ये लॉग वाली चीज गायब हो जाती है, 1 बन जाती है। तो अभी क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो अभी तो एक बार और बचा है, तो फर्स्ट ऑर्डर ही हुआ है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो ऑब्वियसली इससे थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि टर्म्स अब बढ़ चुकी हैं तो और बढ़ेंगी, बट नो वरीज। हाँ देखो, चलो पहली टर्म्स पहचाना करो पहले। तो कितनी टर्म्स है अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में? हमारे पास कितनी टर्म्स निकल के आई है? एक और दो। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अच्छा, दोनों के अंदर क्या क्या चीजें वो भी देख लो। इसके अंदर एक तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो एज इट इज छोड़ देना। अब कांस्टेंट के अलावा जो फंक्शन बचा उसमें प्रोडक्ट रूल फॉलो होगा। इसमें भी कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देना, और फंक्शन जो बच गया उसमें प्रोडक्ट रूल होगा। तो ये पहले फंक्शन को देख के डिसाइड कर लिया करो। 6 को छेड़ना ही मत, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो प्रोडक्ट रूल वही, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू द पावर 6x का डेरिवेटिव ऊपर करके आए, बताओ क्या आया था? 6 ई टू द पावर 6x। अब जी डायरेक्ट भी याद करना सीखना पड़ेगा, बार बार थोड़ा ना उसी पूरा प्रोसेस माइंड में रिपीट करेंगे। ई टू द पावर 6x का डेरिवेटिव 6 ई टू द पावर 6x, यही आया था, इनटू यस सर। सेकंड फंक्शन एज इट इज cos 3x एज इट इज, प्लस अब उसके बाद ई टू द पावर 6x एज इट इज, और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3। ये तो है केवल इतनी सी चीज का डेरिवेटिव, इसका काम तो हो गया इसमें। अब आगे -3 लगा के और अगले वाली चीज की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअली अगर आप देखो ध्यान से बेटा, तो इस 6 को हटा दूं, 6 को हटा दूं, तो ये चीज तो क्वेश्चन ही था मेरा, यही तो क्वेश्चन था मेरा। देखो आया नहीं था, बताओ। तो इसका डेरिवेटिव भी तो वही आएगा जो पहले आया, मतलब ये चीज देखो, ये वाली चीज और ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम है या नहीं है? चेक करो, सेम है ना? चेक करो सेम है कि नहीं। ये ये वाली चीज और ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सेम है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन था।
यही तो क्वेश्चन था, और इसका डेरिवेटिव ये सारी चीज निकल के आएगी, आई थी, तो अभी भी तो यही सारी चीज निकल के आएगी। तो कई बार तो वही चीज रिपीट हो जाती है, तो कॉपी पेस्ट करना होता है। चलो आगे वाली चीज का करते हैं। -3 को पहले लगाओ सर बाहर। हाँ, सर ये साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव 3x। इसको भूल जाओ, अभी मैं केवल इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। e⁻6x का डेरिवेटिव cos 3x एज इट इज, e⁻6x एज इट इज, एंड cos 3x का डेरिवेटिव -sin 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3। अभी ठीक है? यस सर। चलो ऊपर, चलो आगे। ये -3 एज इट इज। अब मेरे पास फंक्शन ये बचा हुआ है, देखो यहाँ पे। बताओ पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, e⁻6x का डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻6 e⁻6x into second function as it is, that means sin 3x as it is, plus अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन यानी e⁻6x एज इट इज, इनटू अब sin 3x का डेरिवेटिव इज cos 3x एंड 3x का डेरिवेटिव 3, ब्रैकेट क्लोज। मतलब एक्चुअली ये sin 3x का डेरिवेटिव है पूरा, ये sin 3x का जहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो ये चीज sin 3x का डेरिवेटिव है। sin 3x के डेरिवेटिव में वापस 3x का डेरिवेटिव भी होगा। तो ये चीज ऐसे मत सोचना कि ये हमने 3 बार डेरिवेटिव क्यों किया। कई बच्चे सोचते हैं सर 2 बार, 2 ही चीज तो होती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर ये तीसरा फंक्शन कौन सा है? ये sin 3x के डेरिवेटिव के प्रोसेस के अंदर ही ये चीज फॉलो हुई है कि cos 3x एंड 3x का डेरिवेटिव बाय चेन रूल 3, और फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लगाया। समझ में आई? सर ये फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव वापस समझा दो। फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव, ये 6 एज इट इज, नो चेंज। e⁻6x का डेरिवेटिव क्या होता है? यही होता है जो नीचे लिखा हुआ है, बताओ। यस सर। सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया, कोई डाउट? नो सर। फिर लेबनिज रूल में प्लस लग जाता है बीच में, और फिर फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज e⁻6x एज इट इज, और सेकंड फंक्शन है cos 3x। अब cos 3x का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो -sin 3x एंड चेन रूल से फिर 3x का इंटू 3 भी हो जाएगा। इस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, -sin तो 3x। सर पहला वाला फंक्शन 6e⁻6x क्यों नहीं 6 वाला? तो बेटा मैंने बाहर रख दिया ना, अब मैं केवल इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अच्छा यस सर। ये 6 बिल्कुल बाहर रखा है मैंने, कांस्टेंट को तो बिल्कुल बाहर फेंको। अगर आप पहला वाला फंक्शन 6e⁻6x मानेंगे तो भी आंसर तो यही आएगा, आप करके देख लेना। लेकिन फालतू में 6 को हम हर बार अंदर लेके आएंगे, हर बार अंदर लेके आएंगे। इससे क्या, इसको एक बार बाहर रखो और लास्ट में फिर सबसे मल्टीप्लाई करा देना सॉल्व होने के बाद। ठीक है? यस सर। हम्म, चलते हैं। इट इज इक्वल टू, तो अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। 6 इंटू 6 36, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 e⁻6x इंटू cos 3x। यहाँ पे वैसे अगर ऑर्डर के हिसाब से चलें, किसी बच्चे ने पूछा था कि ऑर्डर क्या होता है, तो cos 3x पहले लिखेंगे, ये बाद में लिखेंगे। लेकिन अभी उस पर ध्यान मत दो, जब तक टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं होता तब तक आप जनरल चीज को लेके चलो, जैसे आ रहा है वैसे लिखो, है ना। 36 e⁻6x इंटू cos 3x, इधर आ जाइए, ये इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो 6 3 जा 18, और ये प्लस माइनस माइनस भी होगा, -18 e⁻6x इंटू साइन 3x, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। क्या लिखा था? -18 -18 e⁻6x इंटू साइन 3x। ये तो हो गया पहला वाला ब्रैकेट। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, -3 को मल्टीप्लाई कराइए अंदर, तो -3 इंटू 6 -18 -18 e⁻6x इंटू साइन 3x, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, और -3 को उस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 e⁻6x इंटू cos 3x। यू कैन क्लियरली सी कि e⁻6x तो सब में दिखाई दे रहा है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 9 भी सब में कॉमन है। 4 टर्म्स हो गई अब हमारी, 1 2 3 एंड 4, सब में 9 e⁻6x कॉमन है।
कि नहीं है बताओ, है ना भाई। 9 चारों में से कॉमन आ सकता यस है सर, और e टू द पावर 6x, यस इसको कॉमन ले लो, 9 e टू द पावर 6x। अंदर क्या बचा, यहाँ बच जाएगा 4 cos 3x माइनस वहाँ बच सर। या जाएगा, फिर अपन हाँ कोस वाले को पहले कर लिया और साइन वाले को, जैसे 18 और 18 आ रहे हैं साइन में। तो फिर 2 ब्रैकेट बनेंगे, मतलब वो उसकी फुली फैक्टराइज फॉर्म नहीं होगी। देखते हैं पीछे आंसर उसमें होगा तो उसमें कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कह रहे हो कि ओके कॉस 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 वालों को अलग ले लें और साइन साइन वालों को अलग ले लें, तो उसमें फिर फैक्टर्स ऐसे कुछ बनेंगे, समथिंग कॉमन पहला फैक्टर प्लस समथिंग कॉमन दूसरा फैक्टर। तो इस चीज को फुली फैक्टराइज फॉर्म नहीं बोलते हैं, ये अभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म है क्योंकि 2 टर्म्स है ना, और अभी जो हम कर रहे हैं ये इसकी फुली फैक्टराइज फॉर्म है। देखते हैं फिर भी अगर आंसर पीछे उसमें होगा तो वैसे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 18 में से 9 कॉमन लिया 2 और e टू द पावर 6x बार चला ही गया, 2 sin 3x। अरे तो अभी सॉल्व भी हो जाएगा ना, अंदर भी तो सॉल्व हो जाएगा, अभी इस जगह भी तो सॉल्व हो रहा है, देखो हम शायद इसको सॉल्व कर ही नहीं रहे। चलो देखते हैं, 2 यस sin सर, वो 3x। 18 वाला। हाँ अभी ये यहाँ पे सॉल्वेबल है, हम कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों, हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ है। ये और ये से सॉल्व है ना, 36, देखो ये चीज सेम है। चलो फिर पहले सॉल्व करो, कुछ और हमारा दिमाग गया ही नहीं, ये अभी वापस 2 टर्म्स में चेंज हो जाएगा। आप ये देखिए कि इसमें और इसमें e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x तो सेम है ना दोनों में, यस सर, तो केवल हम कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर देंगे ना। 36 माइनस 9 कितना होता है 20, 27। तो ये हो जाएगा 27 e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। सिमिलरली अगली 2 टर्म्स में e टू द पावर 6x इंटू साइन एक्स, e टू द पावर 6x इंटू साइन एक्स। तो कोएफिशिएंट को सॉल्व करो, -18 -18 -36 -36 e टू द पावर 6x इंटू साइन 3x। अब आप यहाँ से 9 e टू द पावर 6x कॉमन ले लो, तो बचता है सर 3 cos। 27 भी तो ले सकते हैं कॉमन। 27 एंड 36 में से 27 कैसे कॉमन लोगे, 36 है ना वहाँ पे, अच्छा यस सर। 27 एंड 36 में से 9 ही कॉमन आएगा ना। हाँ जी, तो क्या आया था यहाँ पे 3 cos 3x माइनस 36 में से 9 कॉमन लिया 4 sin 3x। मैच करना पीछे आंसर यही क्या, फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख ही लेना। तो d2y यस ओवर सर, करेक्ट है। इसी फॉर्म में जो हमने लिखी लास्ट फॉर्म, 9 e टू द पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x। ठीक है, चलें एक आध क्वेश्चन और देख लें ताकि 10 तक तो हो जाए आपके, 1 to 10 जो इजी वाले थे, फिर उसके बाद कल से अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं एक्सरसाइज के। हो गया नोट डाउन यहाँ तक, कहाँ तक कर लिया हमने अब, 6th किया क्या, अभी कौन सा किया, एक मिनट, 7th किया अभी है ना। 7। 6 होमवर्क मार्क कर लो, सेम इसी पैटर्न पे होगा। 8 तो tan इनवर्स एक्सेस को क्या करवाऊँ, tan इनवर्स एक्स बोलो क्या होगा, डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यस सर। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करोगे बताओ। क्वेश्चन रूल सर लगा के। इसकी क्वेश्चन पावर। क्वेश्चन रूल लगा लो, सर नहीं इसकी तो हाँ पावर फॉर्म में ले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट ही है ना, ऊपर कांस्टेंट है तो क्वेश्चन रूल में क्यों उलझते हो। फिर ऊपर अगर वेरिएबल होता, मान लो एक्स होता ऊपर, ऊपर अगर एक्स होता तो ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएबल तो खैर 1 भी है, लेकिन इसका भी कोई डेरिवेटिव वैल्यू में आएगा, इसका भी डेरिवेटिव वैल्यू में आएगा। अभी ऊपर तो 1 है, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 आ गया इधर, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो गया, इंटू अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो इट विल बी -1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। फाइनल आंसर विल बी -2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक करो पीछे आंसर यही है। यस सर। और अगर आप क्वेश्चन रूल लगाना चाहो तो लगा के देख लेना, तो भी यही आएगा।
लेकिन जब ऊपर न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट है तो उसको ऐसे पावर के -1 लगा के भी हम कर सकते हैं, वो उल्टा ज्यादा इजी है। फाइन, एनी डाउट्स बताइए। अभी भी मैंने स्क्रीन को यहीं रखा है, अगर कोई भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है केवल, है ना। डेरिवेटिव फिर यहाँ से करना स्टार्ट किया है, मतलब ये है मेरा d2y/dx2, यहाँ से करना मैंने स्टार्ट किया। ये तो केवल इसकी दूसरी फॉर्म है। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा फटाफट। नो सर नहीं है। नहीं है, ठीक है फाइन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। log ऑफ log x इज वेरी इजी। log ऑफ log x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 1/log x, और log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x log x। ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब वापस मैंने क्या कहा कि इसको उस फॉर्म में लिख लो, x log x की पावर -1। ठीक है, अब x log x की पावर -1 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं यहाँ से, देखो d2y/dx2। तो पहले तो -1 नीचे उतर के आएगा, इंटू x log x की पावर -2 हो जाएगी, -1 इंटू, अब x log x का भी तो डेरिवेटिव करोगे, और वो प्रोडक्ट रूल से होगा x log x का डेरिवेटिव। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। ये है कंप्लीट आंसर। इसको कंपाइल कर लो, तो इट विल बी -1 इंटू, इसको लिख सकते हो आप 1/x log x का होल स्क्वायर, है ना। x कट गया यहाँ पे, इंटू 1 इंटू log x प्लस 1। फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। पीछे से आंसर मैच करना जरा, ये आ रहा है क्या? सर सर इसका यहाँ पर अपन ने हाँ पूछो पूछो, एक एक करके पूछो। सर यहाँ पर अपन ने वो वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई, -1 log ऑफ x log x? -1 log ऑफ x -1 log x कौन सी आइडेंटिटी बेटा? -1 log ऑफ, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है? अच्छा, x को आप x नहीं, के ऊपर चढ़ा रहे हो, x log x को आप log x स्क्वायर लिखना चाहते हो, ये कह रहे हो क्या? नो सर, मतलब तो यहाँ पर अपन ने वही लगवाई है n-1 हाँ वाली। हाँ हाँ वही तो लगाइए। log में भी तो होती है ना कि पावर नीचे आ जाती है वो वाली। तो फिर टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी खास जरूरत आपको दिखाई दे रही है? देखो दो स्टेप्स में तो वैसे ही हो रहा है, तो वो टेकिंग लॉगरिथम तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन वो जनरली वहां पे प्रेफरेबल होता है जब पावर के अंदर वेरिएबल बैठा हो। अभी पावर के अंदर कांस्टेंट है ना, अभी तो पावर के अंदर कांस्टेंट है ना। मुझे एक चीज बताओ, कल को आपको एक्स क्यूब का मैं डेरिवेटिव करने के लिए लूं, तो आप जबरदस्ती log x करके करोगे क्या? करने में तो कर सकते हो, उसको भी 3 log x बना सकते हो, और फिर 3 log x का डेरिवेटिव कर सकते हो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जब पावर वेरिएबल है ही नहीं, फंक्शन की पावर फंक्शन की फॉर्म है ही नहीं, तो फिर क्यों जबरदस्ती लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में घुसना? समझ रहे हो? बोलो। अच्छा सर, मतलब ये n-1 वाला तभी होगा ना जब पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल होगी। n-1 वाला तब होगा हाँ। जब पावर कांस्टेंट होगी, और ऊपर अगर पावर भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, देन वी विल यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा सर, जैसे 6x वाले में किया था। 6x में फिर दूसरी बात है, E to 6x में, the power। 6x में फिर नीचे कांस्टेंट है, इसलिए वहां पर भी लॉगरिथमिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो 4 तरह के फंक्शन है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, सॉरी छोटे से छोटा फंक्शन में स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। इसमें तो हम कांस्टेंट नीचे ले आएंगे, वेरिएबल वाले कांस्टेंट -1 कर देंगे, n-1 वाली। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन है Yes, sir। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है वही कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल और log c। अब तीसरे टाइप का फंक्शन है वेरिएबल पे वेरिएबल। वेरिएबल पे वेरिएबल वो तीसरा फंक्शन है जिसके अंदर मुझे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, इस समय क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट Second के वाला। ऊपर वेरिएबल के ऊपर फर्स्ट वाला दिख रहा है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट। अच्छा। ठीक है, तो उसमें तो हम सिंपली इसको नीचे उतारेंगे, ये -1 नीचे उतर गया, और जो चीज बच रही है -1, एक और -1 कर देंगे, तो -1 -1 -2 हो जाएगा,
और फिर लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले फंक्शन एक्स log x का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये सारी चीज क्लियर है? सर एक क्वेरी थी, हाँ जब अपन ने वो वाला क्वेश्चन था तो 6 log x था, तो अपन ने उसको लिखा log x to the power 6। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर भी तो वही चीज हो रही है ना, तो अपन -1 को नीचे उसमें उल्टा कर रहे थे, इसमें नीचे ले जाएंगे, उसमें ऊपर ला रहे थे। तो देखो मुझे एक चीज बताओ, x log x की पावर -1 में -1 क्या केवल x के ऊपर है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन log ऑफ x स्क्वायर एंड log x का होल स्क्वायर। इसमें ये पावर नीचे जाएगी, इसमें थोड़ा ना जाएगी। लॉग फंक्शन जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसकी पावर नीचे आती है। यहाँ पे तो log x का ही होल स्क्वायर हो रहा है, या यहाँ पे तो x log x की ही पावर -1, तो ये -1 नीचे थोड़ा ना जाएगा। -1 डेरिवेटिव करोगे तब नीचे जाएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नीचे नहीं जाएगा। और सर अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब तो चल जाता ना? ब्रैकेट नहीं होता तो भी अगर log x की पावर -1 होती तो नहीं हो जाता, log ऑफ x की पावर -1 होती तो जाता। लॉग फंक्शन जिस पे लगा रहे हो उसकी पावर नीचे आती है, वो प्रोडक्ट बनता है नीचे आता है। ठीक है? यस सर। एनी अदर क्वेरी और डाउट? सर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1/log x होगा ना? 1/x log x, क्योंकि अंदर log x का भी तो डेरिवेटिव करोगे वो 1/x हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही तो है इसका, उसको मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया बस। भाई log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x, और फिर अंदर वाले log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसको कंपाइल करोगे तो ये तो आएगा 1/x log x। ठीक है? यस सर। और फिर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ, और फिर दूसरी फॉर्म में लिखने के बाद फिर ये सारा डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पीछे से आंसर मैच कर लिया ना, यही है -log x + 1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। यही है क्या? सर 1 मिनट। हम्म, यस सर यही है। यही है। तो 10th वाला क्वेश्चन भी देख लो फिर लास्ट, उसको वहीं करवा देते हैं, फिर सारा झमेला तो हो ही जाता है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना, लॉग के अंदर sin 3x है। वैसे तो ये वाले क्वेश्चन आप करके आए हो, बट द प्रॉब्लम विच आई कैन सी हियर इज कि यू डू नॉट प्रैक्टिस एंड रिवाइज, इसीलिए ये क्वेरी के ऊपर क्वेरी, क्वेरी के ऊपर क्वेरी आ रही है, बिकॉज आप पुराना रिवाइज नहीं कर रहे साथ के साथ। साइन ऑफ log x एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और करने का तरीका ये है कि आप अलग अलग क्वेश्चंस करिए, आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चंस करिए, तो वो टॉपिक भी रिवाइज हो रहा है एंड मोर एंड मोर क्वेश्चंस का एक्सपोजर भी मिल रहा है। ठीक है ना? आप दोनों ही नहीं कर रहे, आप टॉपिक भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस का एक्सपोजर भी नहीं ले रहे, तो विच कैन बी हार्मफुल इन द फ्यूचर। साइन ऑफ, okay student, let us see. The 10th question is sin of log x. So first of all we will do the differentiation of sine function, which is cos. So we'll write cos of log x, and then by chain rule we will again differentiate log x, which is 1/x. So the first order derivative will compile, the function will give me cos of log x upon x. तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, cos of log x, और ये डिनोमिनेटर में x से नीचे लिख दिया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगेन वही काम करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल पार्ट है, नीचे भी वेरिएबल पार्ट है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसको ऐसे पावर वावर में चेंज नहीं कर सकते। मैं मान लो अगर ऊपर कांस्टेंट होता, ऐसे होता 2 होता, तो उसको मैं सिंपली लिख देता 2x की पावर -1, तो फिर उसको मैं बिना क्वोशंट रूल के भी डिफरेंशिएट कर सकता था -1 को नीचे लाके। बट बिकॉज ऊपर भी वेरिएबल है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन द क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल लगा लेते हैं हम। नीचे डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो ही जाता है, न्यूमरेटर में क्या होता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो cos ऑफ log x का डेरिवेटिव चाहिए मुझे, cos ऑफ log x। तो cos ऑफ log x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो cos का डेरिवेटिव करेंगे, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ log x इनटू, अब log x का डेरिवेटिव 1/x,
इनटू अब सेकंड फंक्शन यानी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज भी तो लिखते हैं, तो ये x एज इट इज लिख दिया, माइनस अब पहला फंक्शन एज इट इज लिख दिया यानी cos ऑफ log x एज इट इज लिख दिया, इनटू सेकंड फंक्शन यानी कि x का डेरिवेटिव यानी कि 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? सर ये रिपीट कर दो एक बार। देखो ये x का x स्क्वायर हो गया, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव होगा ये चीज, चेक करो cos ऑफ log x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन में निकलेगा और log x का डेरिवेटिव 1/x में निकलेगा। यस सर। और सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर वाला है वो एज इट इज भी तो लिखेंगे भाई, u डैश v एज इट इज भी तो लिखेंगे ना, v एज इट इज लिख यस दिया, सर। फिर माइनस लगाते हैं क्वेश्चन रूल में, और उसके बाद क्या करते हैं अब पहला फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, ये पहला फंक्शन एज इट इज है और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसको जब आप कंपाइल करोगे तो x से x तो कट गया, इट विल गिव मी माइनस साइन log x, साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि माइनस साइन को कॉमन ले लो, दैट्स इट। पीछे आंसर मैच करो, मैच करो, पीछे आंसर इसी फॉर्म में है क्या? यू कैन टेक माइनस साइन एज कॉमन एंड राइट इट अगेन एज साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x, और वो उसके आगे सॉल्वेबल नहीं है, तो आगे फिर ज्यादा नहीं सोचना है, बस टेक माइनस साइन कॉमन, वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ log सर x। इसमें डबल डिफरेंस कम किया। डबल डिफरेंशिएशन किया ना बेटे, ये सेकंड वाला ही तो था, ये सेकंड ऑर्डर ही तो किया अभी हमने, उससे पहले फर्स्ट तो हमने ओरली कर दिया था बात करते करते ही। दिस इज आवर फाइनल आंसर। फर्स्ट तो हमने बेटा यही यही कर दिया था, साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव ये कर दिया था ना, कॉस ऑफ log x बाई x, ओके सर। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ना था, आपको लगा शायद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये था, इसका डेरिवेटिव करके हम यहाँ आए थे, अब इसका डेरिवेटिव फिर नीचे किया। अच्छा पीछे से आंसर मैच कर लो जल्दी से, इसी फॉर्म में है ना? सर करेक्ट है। करेक्ट है, माइनस साइन कॉमन लिया है, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ कनिष्का, अब आपका वो वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी करना वैसे ही है। एक मिनट होल्ड करो, कौन कर रहा है फोन? हेलो हेलो बेटा, अभी क्लास चल रही है। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो कनिष्का। सर cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स x/2 अपॉन अपॉन रूट 2x रूट प्लस ऑफ 7, 2x + 1 + 7। यस सर। 2x + 7 है ना। देखो क्वेश्चन रूल लगाओ, तो नीचे वाले का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, कहाँ एंड मिसलेनियस में से देखा था कि मुझे जितना ध्यान आ रहा है मिसलेनियस में शायद है ना। हाँ तो ये तो हो गया, इसका तो हो गया होल स्क्वायर। अब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो cos ऑफ इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव होता है -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर की जगह x/2 का स्क्वायर करोगे, x/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² 4 इंटू पहला ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, नो चेंज। अब माइनस लगाओ बीच में, अब पहला फंक्शन एज इट इज लिखो, cos इनवर्स x/2 एज इट इज लिखो, इनटू अब दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो रूट ऑफ 2x + 7 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ 2x + 7 इंटू 2x + 7 का डेरिवेटिव 2। समझ आया? देखो ये तो है इसका डेरिवेटिव, ये दूसरा फंक्शन एज इट इज, माइनस साइन लगाओ, ये पहला फंक्शन एज इट इज, और ये है, ये पूरा है इस पूरे का डेरिवेटिव, और नीचे तो होल स्क्वायर है। चेक करो ये चीज, ये फॉर्मेट समझ में सर आया? ये x/2 का नहीं करेंगे क्या? हाँ सॉरी सॉरी, x/2 का भी करेंगे, गलती हो गई। तो फिर वो x/2 वैसे तो देखो बीच में लिखना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव इसका कंप्लीट नहीं हुआ है ना अभी, इसका डेरिवेटिव के अंदर ही x/2 है, तो x/2 तो वैसे यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन अब हमने लिख दिया है इसलिए मैं आगे लगा देता हूँ x/2, ठीक है। हाँ और कोई डाउट?
सर ये लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे आया? 2x + 7 का डेरिवेटिव, ठीक है। जब आप ओके सर। रूट ऑफ 2x + 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो आप रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/2 √x होता है ना, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कंपाइल करो तो 2 से 2 ये तो कट गया एज इट इज, और यहाँ पे आप देखो तो ये एलसीएम अगर मैं लूंगा, देखो मुझे बताओ, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो नीचे आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, यस और नो बोलो। और फिर ये 4 का रूट ऊपर जाएगा, तो 4 का रूट ऊपर जाके क्या बनेगा 2, 4 का रूट ऊपर जाके क्या बनेगा 2, और फिर ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा। समझ आया? सॉल्व कर लेना बस, वही सेम चीज है। तो फाइनल आंसर इज, ये x भी है बाहर आना, तो -(x) इंटू √2x + 7 डिवाइडेड बाय √4 - x² माइनस, इधर क्या क्या बचा, cos इनवर्स x/2 यहाँ बचा, डिवाइडेड बाय √2x + 7 यहाँ बचा, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, तो क्या करेंगे हम, √2x + 7 का होल रूट का होल स्क्वायर, तो 2x + 7 ही दे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में अगेन एलसीएम लेंगे इन दोनों चीज़ों का, तो इन दोनों चीज़ों का एलसीएम लोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कट के 2x + 7 ही दे जाएगा, तो इट विल बी -(x) इंटू 2x + 7 माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई कराओ, वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, एज इट इज लिख लो, √4 - x² इंटू कॉस इनवर्स x/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इनका एलसीएम भी नीचे आएगा और ये खुद भी नीचे आएगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, वही प्रोडक्ट, और वो नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम नेचर का दिख रहा है, तो पावर 3/2 कर दो, 2x + 7 की पावर 3/2 इंटू √4 - x², बस इससे ज़्यादा ये सॉल्वेबल नहीं है, यही आंसर है, ठीक है कनिष्का। यस सर। आपने बस आगे सॉल्व किया नहीं, सॉल्व करते तो यही आता, आपने सोचा कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल और मैटर करता है। सर, हाँ, और एक x/2 का और आपने सर डेरिवेटिव आपने, नहीं किया था। हाँ बोलो। हाँ वो भी नहीं किया था, और अरे ये जो एक आपने गलती कर, सिंप्लीफाई एक कराया ना गलती कर ऊपर। दी बेटा, सुनो मेरी बात सुनो, एक गलती कर दी, सुन तो लो। गलती ये है कि x/2 का डेरिवेटिव x/2 ही लिख दिया मैंने गलती से, 1/2 होगा ना। यस सर। बोलो किसने याद दिलाया था कि x/2 का डेरिवेटिव भी करना है, तो याद दिलाया तो अच्छे से याद दिलाते हैं, x/2 का डेरिवेटिव x/2 थोड़ा ना होगा, 1/2 का, तो ये x यहाँ पे हम जहाँ भी लिखा है वो बताओ, ये x नहीं आएगा, है ना, और नीचे ये x नहीं आएगा, अब ठीक है ना। हाँ अब बताओ क्या कर रहे हो। नहीं सर, बस यही बता रहे थे कि एक तो हमने डेरिवेटिव नहीं किया था, और वो आपने जो सिंप्लीफाई किया ना 1 - x²/4, हमने वो सिंप्लीफाई भी नहीं किया था, इसलिए टिपिकल बन रहा था। हाँ तो करेंगे ना बेटा, 1 - x²/4 का होल रूट है, 4 एलसीएम लेंगे, इट विल बी 4 - x² का रूट, फिर ये नीचे वाले का रूट सॉल्व हो सकता है, तो इट विल बी √4 - x²/2, और ये 2 ऊपर चल जाएगा, 2 ऊपर जाके फिर इससे और ये कट जाएगा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर हमने, एक हाँ बताओ। log x to the power 3x का डेरिवेटिव बता दो। log x पूरे की पावर है या x की पावर है, ये बताओ पहले तो। ओनली x की पावर। ओनली x की पावर 3x, तो ओनली x की पावर 3x है, तो आप 3x को नीचे उतारोगे, तो इट विल गिव मी 3x इंटू log x। अब आप इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो, 3x का डेरिवेटिव 3 log x एज इट इज, प्लस 3x एज इट इज एंड log x का डेरिवेटिव 1/x, x कटा, 3 log x को log x³ भी लिख सकते हैं अगेन, प्लस 3 आंसर। और सर log x क्यूब नहीं लिखते तो 3 log x भी चल जाता ना। हाँ 3 log x भी चल जाता, वो भी ठीक है।
और सर पूरे का की पावर 3x होती तो? पूरे की पावर 3x होती तो फिर देयर इज नो अदर वे, आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल चला गया। आप y इज इक्वल टू ये होता है, यहाँ भी लॉग लेते, यहाँ भी लॉग लेते, फिर वो क्या हो जाता 3x इंटू लॉग ऑफ लॉग x हो जाता। और फिर अगेन आप प्रोडक्ट रूल लगाते 3x पे और लॉग ऑफ लॉग x पे, और फिर ये इधर हो जाता 1/y, तो y इधर मल्टीप्लाई जैसे अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में करते थे। पूरे की यस होती सर। तो फिर लॉगरिथमिक में ही जाना पड़ता। क्लियर? यस सर। ओके चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सारी डाउट्स आई होपफुली क्लियर की है मैंने, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा बाद में भी। ठीक है कनिष्का, आपका क्वेश्चन इतना कोई खास ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि जो कुछ अलग चीज हो, इसलिए मैंने देखा था वैसे, लेकिन थोड़ा मेरे भी दिमाग से निकल गया। बस मेरी ये दिमाग नजर एक ही जगह पे गई कि x/2 का आपने डेरिवेटिव नहीं किया है, मुझे लगा कि x/2 का डेरिवेटिव करने से आगे आप आगे कर लोगे, लेकिन उसमें ऐसा कोई स्पेशल चीज नहीं थी जो बताने लायक थी, बस आगे उसको सॉल्व करना है, और वो जो भयानक चीज है वही भयानक चीज हमारा आंसर है। ठीक है, Yes, sir. ओके, सो वी आर डन अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 से अलग टाइप के क्वेश्चन थोड़े से शुरू होंगे, इक्वेशन टाइप के। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो चैप्टर आएगा हमारा 2 चैप्टर 3 चैप्टर बाद, उसमें भी ये चीज फॉलो होगी, तो उसके थोड़ी सी झलक डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी सी झलक हमको 11th क्वेश्चन से टिल जितने भी नीचे क्वेश्चन है 17 18 वहां तक देखने को मिलेगी। 17 हम कोशिश करेंगे कल के कल ही इस एक्सरसाइज को खत्म करें, है ना। चलिए, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, bye bye, and class 9 please leave and rejoin.